अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम डिस्कस कर रहे हैं दिसंबर 2022 का पास्ट पेपर क्वेश्चन 4 अभी हमने कंप्लीट किया। अब हम क्वेश्चन 5 पे आ गए। क्वेश्चन 5 इज़ बेसिकली एन एनपीवी क्वेश्चन एंड इट आल्सो हैज़ अ सेंसिटिविटी पार्ट, जैसे कि हमने इनिशियली ओवरव्यू में डिस्कस किया, विच इज़ तो एडवांस्ड एंड बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल दोनों है। इसमें रिस्क एडजस्टेड वैक की भी कैलकुलेशन है और साथ में सेंसिटिविटी भी ऑफ डिस्काउंट रेट यानी IRR कैलकुलेशन भी है। Adventure Travel Limited is an outdoor adventure company that operates on a global basis. AT is listed on the Pakistan Stock Exchange. The board would like to diversify and you're getting into a new industry and are considering the acquisition of a small hotel, Kirthar View Hotel, located close to Kirthar National Park. This would be a diversification from AT's usual business, means the business risks are different from what your existing are, but would support the company's long-term plans to operate a package holiday to guests, which would include staying at AT-owned hotels. KVH is not a listed company. However, the board has obtained some financial information of a similar listed company, namely Bell's Hotel Group. The respective beta values are shown below alongside other relevant information. जो इंडस्ट्री टू विच योर कंपनी बिलोंग्स इज़ बेल्स होटल ग्रुप, उसी इंडस्ट्री से है जिसमें KVH है, यानी जिसमें आप प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं। हमें इक्विटी बीटा गिवन है एडवेंचर का, एडवेंचर की अपनी गियरिंग गिवन है, और फिर बेल्स होटल्स का इक्विटी बीटा और गियरिंग गिवन है। एडवेंचर एंड बेल्स, राइट। बीटा इक्विटी 1.5, गियरिंग यानी DE रेशो कह लूँ मैं इज़ 20/80 है यहाँ, और यहाँ है 30/70। डेट एज अ परसेंटेज ऑफ डेट प्लस इक्विटी इज़ 30%, तो रिमेनिंग इज़ इक्विटी। अच्छा, अब ये जो बीटा इक्विटी है इसमें आपके एग्जिस्टिंग बिजनेस रिस्क, एग्जिस्टिंग बिजनेस के हैं, और फाइनेंशियल रिस्क रिप्रेजेंटेड बाय दिस रेशियो। इसके अंदर बिजनेस रिस्क आपके प्रोजेक्ट के होंगे और फाइनेंशियल रिस्क रिप्रेजेंटेड बाय दिस DE रेशियो। तो हमारे लिए बेल्स का जो बीटा इक्विटी है वो हमारे लिए रेलिवेंट होगा, हम अभी डिस्कस करेंगे इसको, फिर हमें अनगियर करना पड़ेगा। AT's debt comprises a bank loan with an interest rate of 7%. The debt is secured on assets and is considered to be risk free. तो RFB 7% हो गया और KDB pre-tax 7%. The return on the Pakistan Stock Exchange can be assumed to be 16%. This is RM. Corporate tax is 29%. The board has estimated the free cash flows of KVH to be as follows. उस कंपनी के कैश फ्लोज, जैसे प्रोजेक्ट के कैश फ्लोज, फ्री कैश फ्लोज, इन्वेस्टमेंट 1200 मिलियन एंड आफ्टर टैक्स ऑपरेटिंग कैश फ्लोज। देखिए, हम जब भी किसी प्रोजेक्ट के कैश फ्लोज बनाते हैं वो इफेक्टिवली लाइक फ्री कैश फ्लो टू कंपनी होते हैं, और फ्री कैश फ्लोज कह सकते हैं यहाँ पर इन दैट सेंस कि उसमें हम इंटरेस्ट या फाइनेंसिंग कैश फ्लोज नहीं डालते, यू नो, ना इंटरेस्ट रिलेटेड टैक्स सेविंग। तो यहाँ भी हमें आफ्टर टैक्स ऑपरेटिंग कैश फ्लोज गिवन है, यानी प्रोजेक्ट के जैसे नॉर्मल कैश फ्लोज होते हैं वो हमें गिवन है। पोस्ट टैक्स कैश फ्लोज ईयर 1 में 150, ईयर 2 में 200, 300, ईयर 4 तक 350। फिर कहा गया है ऑपरेटिंग कैश फ्लोज आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 3% ईच ईयर फ्रॉम ईयर 4 ऑनवर्ड्स। ईयर 4 के बाद 3% पर एनम की ग्रोथ। AT has surplus funds and would not need to raise any new finance for the acquisition. So means your project would be financed from your existing pool of funds. So the project's DE ratio would be the adventure's DE ratio. ऐसा ही है ना, क्योंकि जब आप एग्जिस्टिंग पूल ऑफ फंड से फाइनेंस कर रहे हैं तो जो आपका DE रेशियो है वही प्रोजेक्ट का भी DE रेशियो होगा। AT has surplus funds and would not need to raise any new finance for the acquisition. However, the board is not sure if the cost of capital will change as this is a new business area for them. Required determine the WACC, कौन सा WACC? Risk adjusted WACC होगा प्रोजेक्ट के लिए, which should be used to appraise the acquisition of KVH because this is a project in a different industry. Your existing WACC is irrelevant. You need to find out marginal cost of capital, and risk adjusted WACC is the approximation of the marginal cost of capital, right? तो हमें चाहिए प्रोजेक्ट का
रिस्क एडजस्टेड वैक जो कि हम फाइंड करेंगे, प्रोजेक्ट स्पेसिफिक बिजनेस रिस्क, प्रोजेक्ट के फाइनेंशियल रिस्क, उसकी बेसिस पे रिस्क एडजस्टेड बीटा इक्विटी, रिस्क एडजस्टेड के एंड देन रिस्क एडजस्टेड वैक, उसके 6 मार्क्स हैं। फिर एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ केवीएच यूजिंग शेयर होल्डर वैल्यू एनालिसिस, शेयर होल्डर वैल्यू एनपीवी से ही आती है, तो हम फिर डिस्काउंटिंग करके एनपीवी निकालेंगे, उससे पता चल जाएगा कि शेयर होल्डर वैल्यू इस प्रोजेक्ट को करके कितनी बढ़ेगी, नहीं होगी, शेयर होल्डर वैल्यू पे क्या इम्पैक्ट आएगा। अ पॉजिटिव एनपीवी मीन्स व्हाट? अगर एनपीवी पॉजिटिव आती है इसका मतलब है आपको आपका प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट मिल गई, रिक्वायर्ड रिटर्न मिल गया, ओवर एंड अबव उससे भी ज़्यादा आपको कैश फ्लो होगा जिसकी डिस्काउंटेड प्रेजेंट वैल्यू है आज एनपीवी, और एनपीवी रिप्रेजेंट्स एन इमीडिएट इंक्रीज इन शेयर होल्डर्स वेल्थ, एन एनहांसमेंट इन शेयर होल्डर्स वैल्यू, राइट। तो ये पार्ट बी हम करेंगे। फिर पार्ट सी है एक्सप्लेन विद कैलकुलेशन द सेंसिटिविटी ऑफ वैल्यूएशन इन केवीएच डिटर्मिन्ड इन पार्ट बी टू 80s वैक, यानी वैक यानी डिस्काउंट रेट की सेंसिटिविटी, राइट। तो डिस्काउंट रेट की सेंसिटिविटी आईआरआर के थ्रू निकलती है, तो वो भी हम करेंगे। सो इट्स अ 16 मार्क्स क्वेश्चन। सबसे पहला पार्ट हम करते हैं क्या, हम पहला पार्ट करते हैं, विल फाइंड आउट व्हाट इज कॉल्ड द रिस्क एडजस्टेड वैक फॉर द प्रोजेक्ट, यानी प्रोजेक्ट की मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर द प्रोजेक्ट, right, the suitable discount rate for the project which should be used to appraise the acquisition, यानी इस इन्वेस्टमेंट को अप्रेस करने के लिए कौन सा रिटर्न रिक्वायर्ड रेट चाहिए, तो दी रिस्क एडजस्टेड वैक, प्रोजेक्ट स्पेसिफिक रिस्क एडजस्टेड वैक। तो अब हमारे जो प्रोजेक्ट के बिजनेस रिस्क हैं वो तो इसमें है, लेकिन फाइनेंशियल रिस्क आर नॉट दिस, फाइनेंशियल रिस्क ये हैं। तो हम पहले निकालेंगे, इसको हम अनगियर करेंगे, अनगियर यही कर देता हूं मैं, अनगियर बेल्स बीटा इक्विटी, यानी उसका हमें बीटा एसेट फाइंड आउट करना पड़ेगा। बीटा एसेट इज बीटा इक्विटी इंटू ई डिवाइड बाई ई प्लस टी 1 माइनस टी, राइट। डेट इज रिस्क फ्री, तो के डी जो ना बीटा डेट अप्रॉक्सीमेट 0, तो हम बीटा एसेट फाइंड आउट करें यहाँ से 1.2 इंटू ई, ई इज 70 प्लस 30 1 माइनस 29%। लेट्स फाइंड आउट बीटा ए, बीटा ए 1.2 से कम होना चाहिए, ये हमें पता है, कितना होना चाहिए ये भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं जी। अच्छा जी, तो अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 30 इंटू 0.71 plus 70 divided by this into 1.2 is 0.92, तो बीटा एसेट कम्स टू बी 0.92। अब प्रोजेक्ट का जो बिजनेस रिस्क है रिप्रेजेंटेड बाय बीटा एसेट 0.92, प्रोजेक्ट के जो फाइनेंशियल रिस्क है वो आर रिप्रेजेंटेड बाय डी रेशो जो कंपनी का है 2080, using project specific business risk represented by this beta asset, project specific financial risk which is the company's financial risk, we can find out project specific risk adjusted beta equity। तो 0.92 इसी फॉर्मूले को यूं कहिए, अब हम री-गियर कर रहे हैं इस बीटा एसेट को विथ our financial risk is 80 plus 20 1 minus 29%, तो कैलकुलेट करें क्या आ गई बीटा इक्विटी। $1.0833, तो 1.083। Now using this beta equity, putting this in CAPM formula, we can find out what is called risk adjusted KE, project specific risk adjusted KE is KE into RF. RF is 7%, RM is 16%, 7 plus 16 minus 7, पिछले क्वेश्चन में भी हमारे पास यही नंबर्स थे 1.083, तो के ई कम्स आउट टू बी क्या फिगर बन गई 1.083
into 9 plus 7, this is 16.747, यानी 16.75%. This is KE. Now with this KE, with KD post tax कितनी 7 into 1 minus 29% करें, क्या फिगर बन गई 7 into 0.71 is 4.97, यानी तकरीबन 5%. Using this, the DE ratio that we have is 20/80. We can find out what is called risk adjusted WACC. The suitable discount rate is 16.75% into 80 plus 5% into 20 divide by 80 plus 20. तो कैलकुलेट करें क्या फिगर बन गई This comes out to be 14.4%. 14.4%. This is the discount rate, risk adjusted WACC 14.4%. जो कि क्वेश्चन कह रहा है determine the weighted average which should be used to appraise the project. This is the suitable discount rate to appraise the project. तो ये आसान सा पार्ट ए था. इसमें बस एक जो छोटा सा काम था वो आपको राइट बीटा इक्विटी कैलकुलेट करनी है. उसके बाद तो बड़ी आसान कैलकुलेशंस हैं. यहाँ तक आप पहुँचे तो फिर दूसरा काम डिस्काउंटिंग है. डिस्काउंटिंग भी बहुत ही आसान है. फिर आएगा IRR का काम. दैट्स आल्सो नॉट वेरी डिफ़िकल्ट. सो दिस इज़ आल्सो अ रिलेटिवली ईजी क्वेश्चन. यहाँ तक सब पहुँच जाएं तो फिर हम करते हैं कैश फ्लोज. कैश फ्लोज भी बहुत ही सिंपल है. हमें सारे कैश फ्लोज गिवन है, सिर्फ एक ग्रोथ का पार्ट है. वहाँ वो हम ग्रोथ का फॉर्मूला जो कि डिविडेंड ग्रोथ मॉडल है उसी को यूज़ करेंगे और वहाँ हम ग्रोथ मॉडल की बेसिस पे डिस्काउंटिंग करेंगे ईयर 4 ऑनवर्ड्स. तो बस छोटी सी इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन में ये कॉम्प्लेक्सिटी है. बाकी तो कैश फ्लोज में तो कुछ भी नहीं करना. सारे कैश फ्लोज उसने बना के दिए हुए हमें. बल्कि पार्ट बी तो सो आसान. अच्छा जी, अब मैं ये मिटा रहा हूँ हिस्सा. अब आइए हम पार्ट बी पे आते हैं. तो हमें कैश फ्लोज गिवन है. इन्वेस्टमेंट 1200, फिर हमारे पास 150, 200, 300, 350 और फिर यहाँ से ऑनवर्ड ग्रोथ एट द रेट ऑफ 3% पर एनम टिल इन्फिनिटी. तो हम इन्हें इंडिविजुअली डिस्काउंट करेंगे. 1.144 पावर 1, 1.144 पावर 2, 1.144 पावर 3, 1.144 पावर 4. और फॉर द पर्पस ऑफ ग्रोथ मॉडल यानी ईयर 5 ऑनवर्ड्स हम कहेंगे कि हमारे पास जो प्रेजेंट वैल्यू आएगी वो 350, 1 + 3% और डिस्काउंटिंग जब हम करेंगे तो हम करेंगे 14.4% माइनस 3%. तो ये प्रेजेंट वैल्यू अगेन आ जाएगी ईयर 4 के एंड पे. सो ईयर 5 टिल इन्फिनिटी तक के कैश फ्लोज की PV एट ईयर 4 एंड क्या आएगी, ज़रा ये कैलकुलेट करते हैं. आइए 350 इंटू 1.03 डिवाइडेड बाय 0.113, 11.3 बन जाएगा ये. तो ये बन जाएगी 3
350 into 1.03 divided by 0.144 minus 3. 3162.3 3162.3। तो इन्हें हम इंडिविजुअली डिस्काउंट करें, ठीक है। इसकी प्रेजेंट वैल्यू आ गई, इसे डिस्काउंट करें, इसे डिस्काउंट करें, इसे डिस्काउंट करें, तो ये प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी ईयर 1 की। ये तो टाइम 0 की है पीवी, ये टाइम 0 की पीवी यही है। ईयर 1 की पीवी ये आ जाएगी, ईयर 2 की ये आ जाएगी, ईयर 3 की आएगी, ईयर 4 और फिर ईयर 5 टिल इन्फिनिटी की ऐसे आएगी। तो लेट्स डिस्काउंट। 150 डिवाइड बाय 1.144 is 131.1. 200 डिवाइड बाय 1.144 पावर 2 is 152.8. Then we have 300 divided by 1.144 power 3 is 200.4. Then we have 350 divided by 1.144 power 4 is 204.3. And then we have 3162.3 divided by 1.144 power 4, तो 1846.3। इसे भी हम डिस्काउंट करेंगे फर्दर बाय 4 years 1.144 पावर 4। तो हम एनपीवी निकालें। क्या एनपीवी बन गई? दिस प्लस 204.3 प्लस 200.4 प्लस 152.8 प्लस 131.1 माइनस 1200 1334.9, यानी तकरीबन पॉजिटिव 1335 मिलियन। सिग्निफिकेंटली पॉजिटिव, वेरी प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट इन दैट सेंस कि 1200 की इन्वेस्टमेंट करके ना सिर्फ ये इन्वेस्टमेंट मिल जाएगी, रिक्वायर्ड रिटर्न भी मिल जाएगा, बल्कि ऑन टॉप इतना सरप्लस कैश डेवलप होगा जिसकी प्रेजेंट वैल्यू ये है। सो दिस प्रोजेक्ट इज गोइंग टू इनहांस शेयर होल्डर्स वैल्यू by this amount. This is immediate enhancement in shareholders wealth with this project. Immediate enhancement in shareholders wealth. If the forecast cash flows that you have determined ये ठीक हैं और इतनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ रही है, तो ये प्रोजेक्ट हाईली प्रॉफिटेबल है, and this is the enhancement in shareholders wealth या value that you will get by starting this project, by initiating this project, right? This is what positive NPV means. ये हमारी NPV आ गई, ये हमारी enhancement in shareholders value हो गई। अच्छा, आप सजेस्टेड अपने सॉल्यूशन में देखेंगे तो आपको फिगर थोड़ी सी डिफरेंट ये इसलिए मिलेगी कि उन्होंने डिस्काउंट रेट को राउंड ऑफ करके 14% यूज़ किया है। तो नेचुरली 14% से आप जब डिस्काउंट करेंगे तो कंपेयर 14.4 इज़ हायर, 14% इज़ जो है लोअर, तो वहाँ नेचुरली आपको जो मिलेगी एनपीवी वो नेचुरली एनपीवी इससे ज़्यादा मिलेगी, वो 1.4 बिलियन के आसपास है। ठीक है जी, तो हमने चूँकि हायर रेट प्रॉपर एक डिजिट तक लिया है विच इज़ मोर अप्रोप्रिएट, तो ये पॉजिटिव है रिज़ल्ट। अल्टीमेटली में कोई फ़र्क नहीं है। येस, एनपीवी की फिगर थोड़ी डिफरेंट होगी क्योंकि उन्होंने 14% से डिस्काउंट किया है रादर देन 14.4। तो यहाँ तक हम सब पहुँच जाएं और फिर उसके बाद हम करते हैं पार्ट सी, विच इज़ IRR सेंसिटिविटी एनालिसिस, सेंसिटिविटी ऑफ डिस्काउंट रेट। तो यहाँ तक सब पहुँच जाएं तो फिर हम करते हैं पार्ट सी। तो पार्ट बी तो समझें सो आसान, मुफ्त के 6 मार्क्स हैं। कैश फ्लोज गिवन है, डिस्काउंटेड पता है,
सिर्फ डिस्काउंटिंग करने के 6 मार्क्स, बताइए। सिर्फ उसमें इतनी सी छोटी सी कॉम्प्लेक्सिटी है कि इसमें एक ग्रोथ के कैश फ्लोज हैं और इस तरह के हम पता नहीं कितने प्रैक्टिस क्वेश्चंस हमने किए हैं, सो शुडंट बी अ प्रॉब्लम। अब आइए पार्ट सी पे। पार्ट सी क्या कहता है? पार्ट सी कहता है एक्सप्लेन विथ कैलकुलेशन द सेंसिटिविटी ऑफ द वैल्यूएशन इन KVH डिटर्मिन्ड इन पार्ट बी टू 80s वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यानी इन कैलकुलेशन में जो NPV हमने निकाली, हाउ सेंसिटिव इज दिस NPV टू योर डिस्काउंट रेट। ठीक है, तो डिस्काउंट रेट की सेंसिटिविटी पूछिए, 4 मार्क्स हैं इसके। अब डिस्काउंट रेट की सेंसिटिविटी पे अगर हम आ जाएं, सेंसिटिविटी ऑफ डिस्काउंट रेट, तो उसका फॉर्मूला क्या है? उसका फॉर्मूला ये है कि हमें IRR निकालना पड़ता है। IRR इज द रेट एट विच NPV इज 0। मतलब ये रेट 14.4 से बढ़ के क्या हो जाए, कितना इंक्रीज हो जाए दैट इट विल रिजल्ट इन 0 NPV, इसकी बात हो रही है। तो कितनी परसेंटेज चेंज आ जाए, तो हम क्या कहते हैं, हम इसका फॉर्मूला कहते हैं IRR माइनस द करंट डिस्काउंट रेट डिवाइडेड बाय दी जो आपका करंट डिस्काउंट रेट कह लें या रिक्वायर्ड रेट है। ठीक है, इसकी बेसिस पे हम ये परसेंटेज आ जाती है कि कितनी चेंज आ जाए इन डिस्काउंट रेट। तो अब 14.4 से तो बहुत सिग्निफिकेंट पॉजिटिव NPV है ना, इन्वेस्टमेंट की भी वैल्यू से ज़्यादा। नेचुरली वो रेट जिस पे NPV 0 होगी वो इसके आसपास तो नहीं होगा, 14.4 इससे सिग्निफिकेंटली ज़्यादा होगा। हमने 10% लेट से हम ज़्यादा करते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 25% से लेट से डिस्काउंटिंग करते हैं। आप 24 भी ले सकते हैं, 25 भी ले सकते हैं, लेकिन 4-5% से तो नहीं लगता कि NPV 0 होगी। तो हम 25% से पहले डिस्काउंट करके देखते हैं तो NPV क्या आती है। तो बाकी सारा प्रोसेस वही है, सिर्फ डिस्काउंट रेट आप 25 कर लें, 1.25 1.25 1.25 और यहाँ भी 25% रख के जब आप डिस्काउंटिंग करेंगे तो NPV आपके पास आएगी। अब मुझे ये कैलकुलेशन करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है आपको, यू कैन डू इट वेरी इजीली। 25% पे आपके पास आएगी तकरीबन कोई पॉजिटिव 16.2 मिलियन, 16 के आसपास। तो पॉजिटिव 16 कह लें, पॉजिटिव 16.2 16.1 दैट्स फाइन, राइट, 16.3। तो इसका मतलब है इस पर स्लाइड पॉजिटिव हो गई। अब 2-3% भी हम हायर करें तो NPV नेगेटिव हो सकती है। फिर हमने 27% से डिस्काउंट किया और देखा तो NPV क्या बन गई, NPV बन गई -99.5, राइट। तो ये वो दो रेट हो गए क्लोजर टू IRR, यानी IRR मस्ट बी इन बिटवीन द टू। और IRR के फॉर्मूले के पर्सपेक्टिव से A प्लस P माइनस N डिवाइड बाय P माइनस N इंटू B माइनस A। तो ये हमारा रेट A हो गया, स्मॉलर रेट, छोटा रेट। ये NPV P बन गई, ये हमारा B बन गया, ये N की फिगर बन गई। पुटिंग वैल्यूज इन फार्मूला 25 प्लस 16.2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, और 27 माइनस 25, तो क्या फिगर बन जाएगी, ये IRR की फिगर बन जाएगी आपकी कितनी, 25.28 यानी 25.3%। 25.2 25.3 डिपेंडिंग ऑन, कोई 23 24 ले ले और 27 28 ले ले, तो 25 के आसपास का आपका IRR आएगा, 25.1 2 3 4 दैट्स फाइन, which means that this investment is not very sensitive to discount rate। कितनी परसेंटेज चेंज चाहिए आपको, 25.3 माइनस 14.4 डिवाइड बाय 14.4 करें तो परसेंटेज फॉर्म में क्या आ जाएगी, कितनी चेंज, कितनी वेरिएशन आए, कितनी इंक्रीज आए डिस्काउंट रेट में, that will turn the NPV to 0। तो let's find out, minus 14.4 divided by 14.4, 25.3 minus 0.4 divided by 14.4 is 75.3 minus 13.4 divided by 14.4 is 75.7 तकरीबन, है ना।
तो 75.7% यानी तकरीबन 76% की इंक्रीज फ्रॉम इट्स एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ 14.4 to 25.3 हो जाए तो इट विल टर्न और NPV to 0. So discount rate is not, इसकी sensitivity, the NPV is not very sensitive to discount rate. Discount rate is not a very sensitive factor, right? So this is part C. This is 4 marks and I think जितनी वर्किंग चाहिए उसके हिसाब से एडिक्वेट है. पार्ट बी में जो 6 मार्क्स हैं वो रिलेटिवली आपको अच्छे मार्क्स हैं, उसमें इतनी कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है. So this is again a so आसान question. At least part B and part C are so आसान, so आसान, so आसान. So this concludes our December 2022 past paper. ठीक है जी. तो अब हम खुद अपनी असेसमेंट करें कि where do we stand, और स्पेशली वो लोग जिन्होंने अटैम्प्ट किया एंड दे couldn't make it unfortunately. It's also a time for them, it's an opportunity for them to look at it, identify their blind spots कि इतना मुश्किल पेपर नहीं था. क्वेश्चन 1 को अगर आप ठीक है उसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल और उसमें भी फिर APV, और अदर देन दैट ये पेपर आसानी से पास होने वाला पेपर था. अगर हमसे नहीं हुआ तो हम आइडेंटिफाई करें हमने कहाँ मिस्टेक्स की, व्हाट वर आवर ब्लाइंड स्पॉट्स, एंड देन वी प्रिपेयर अकॉर्डिंगली. और इंशाल्लाह नेक्स्ट पेपर में आप नेक्स्ट अटैम्प्ट इज़ योर अटैम्प्ट इंशाल्लाह. ठीक है जी. सो विद दिस वी कंक्लूड, एंड यहाँ तक आप कंक्लूड करें एंड देन वी विल मीट इन इंशाल्लाह in our next webinar. Thank you.